हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SKS बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 2 लेक्चर हो चुका है, आज तीसरा लेक्चर है। हम लोग मेनली नीट और NCERT बेस्ड जो है प्रीवियस ईयर PQ जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आया है उसके आधार पर ही ये सारा जो लेक्चर है और सारा वीडियो जो है उसी के आधार पर अपलोड हो रहा है। इसलिए ये लेक्चर देखने से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये 100% नीट प्रिपरेशन में एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो मेडिकल रिलेटेड है उसमें 100% आप लोगों को मदद मिलने वाला है। तो चलिए आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रहेगा विथ न्यूक्लियर इन्वेलप। जो न्यूक्लियस रहेगा डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ रहेगा। ये यूकैरियोटिक सेल्स का मेन पहचान है। प्रोकैरियोटिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक्स में नहीं रहता है। और सेकंड जो चीज़ रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड जो है, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो इसमें रहेगा, ठीक है। जो क्या करेगा, एक्सटेंसिवली कंपार्टमेंटलाइज जो है साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, कंपार्टमेंट में बांट देगा, ठीक है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है, ये सारा चीज़ जो है कंपार्टमेंट में बांट देगा। इसलिए कह रहा है यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर एनवेलप। जो यूकैरियोटिक सेल्स होगा वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होगा। उसमें सारा चीज़ जैसे जेनेटिक मटेरियल से लेकर न्यूक्लियोलस वगैरह सारा चीज़ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स विथ एक्सटेंसिवली कंपार्टमेंटलाइज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी रहेगा यूकैरियोटिक सेल्स में, जो साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंट में क्या करेगा, बांट देगा, ठीक है। द सेल्स ऑफ ऑल, जितना भी किंगडम है मोनेरा को छोड़ के, सबका जो सेल होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होता है। मोनेरा सिंगल जो है किंगडम है जिसका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेल्स ऑफ ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। जितना प्लांट है, एनिमल्स है, फंगाई है, मतलब मोनेरा को छोड़कर प्रोटिस्टा से लेके जितना है, एप्स, मैमल्स, बर्ड्स, सारा चीज़ जो है, सिलेंट्रेटा वगैरह जितना है वो सब जो है क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। Eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. यूकैरियोटिक सेल्स में जो है ना बहुत सारा जो है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होगा। जैसे आपको ये सारा चीज़ तो रहेगा ही, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सारा चीज़ हो गया,
ये हुआ ही, इसका अतिरिक्त माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह इसमें रहेगा, ठीक है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक्स में क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा क्रोमोसोम में क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। ए सेल्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एनक्लोज्ड बाय सेलेक्टिवली परमिएबल एंड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। जो सेल होगा ना वो ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा, जो सेलेक्टिवली परमिएबल और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से क्या होगा, इनक्लोज्ड होगा। जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, मतलब सारा जितना भी मटेरियल है वो सारा चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगा, जाएगा जो सेल को आवश्यक जो ज़रूरत होगा, या जो ज़रूरत नहीं है उसको क्या करेगा, सेल बाहर भेजेगा। और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, मतलब उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसकी रक्षा करेगा। तो जैसे प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल किस चीज़ से बना हुआ है, प्रोटोप्लास्ट और सेल वाल। प्रोटोप्लास्ट और सेल वाल मिला के क्या बनेगा, प्लांट सेल मिलेगा। मतलब प्लांट सेल में जो है उसका अगर सेल वाल हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट किस चीज़ से बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन, और प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस वैक्यूल्स। ये प्रोटोप्लास्ट जो है क्या है, मतलब एक नेक्ड सेल कहिए, मतलब अगर उसमें से जो है अगर सेल वाल हटा दिया जाए तो उसको कहेंगे क्या, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को ही जो है ना, प्रोटोप्लाज्म को जो है प्रोटोप्लास्ट कहे थे कौन, हैंस्टीन कहे थे। प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ये हैंस्टीन के द्वारा कहा गया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस वैक्यूल। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और वैक्यूल्स होगा। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होगा और सेल ऑर्गेनेल्स होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑक्युपाई द होल वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में क्या रहा, पूरा सेल का जो वॉल्यूम रहेगा उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स रहेगा। साइटोप्लाज्म क्या है, उसमें बहुत सारा रिएक्शन होता रहेगा, ठीक है, इसलिए उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी दैट कीप ए सेल इन लिविंग स्टेट। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा जो है कैटाबोलिक से लेके एनाबोलिक रिएक्शंस होते रहता है, वो सेल को क्या करता है, जिंदा रखने में मदद करता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स जो भी होगा, सेल जो उसका सबका स्पेसिफिक फंक्शंस है वो किस में रहेगा, साइटोप्लाज्म में घुसा हुआ रहेगा। सेल ऑर्गेनेल्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स वो कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में एम्बेड रहेगा, मतलब साइटोप्लाज्म में वो घुसा हुआ रहेगा, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ER जिसको कहते हैं, जिसका दो रहता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER, मतलब सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, उसमें जो है कि राइबोसोम रहता है, और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहता है, राइबोसोम नहीं रहता है। प्लास्टिड्स हो गया, प्लास्टिड्स का मतलब हो गया क्या, जिसमें क्लोरोफिल रहता है, प्लांट्स में जो रहता है, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। प्लास्टिड्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रियोल्स को ही सेंट्रल एपारेटस और सेंट्रोजोम कहा जाता है। लाइसोजोम, स्फेरिजोम, पेरोक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम्स, वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, TTC। ये सारा जो चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ सेल ऑर्गेनेल्स है, और सब किस में रहता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में रहता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें जो ये सेल ऑर्गेनेल्स है डबल मेम्ब्रेन का भी होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, ये प्लास्टिड्स हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये दोनों क्या रहेगा, डबल मेम्ब्रेन रहेगा। और सब सिंगल मेम्ब्रेन में बहुत सारा हो गया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोजोम, स्फेरोजोम्स, पेरोक्सीजोम्स, ग्लाइओक्सीजोम्स एंड वैक्यूल्स, ये सब जो है क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। और डबल मेम्ब्रेन में कवरिंग में होगा क्या, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग में होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोजोम, स्फेरोजोम्स, पेरोक्सीजोम्स, ग्लाइओक्सीजोम, वैक्यूल्स, ठीक है। और ऐसा है जिसमें ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन कवरिंग, मतलब उसमें मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, मतलब आउटर कवरिंग कोई नहीं रहेगा, जैसे राइबोसोम्स हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया। सेंट्रियोल्स किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल्स में पाया जाएगा, ठीक है। अब राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स दोनों में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एक तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में बिखरा हुआ रहेगा, दूसरा जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहेगा, उसके सरफेस पर, जिसको कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड जो है, दो जो सेल ऑर्गेनेल है, एक प्लास्टिड्स और एक माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर रहेगा। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें क्या रहेगा, 70s राइबोसोम पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या रहेगा, 80s राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये हो गया इन साइटोप्लाज्मिक रहेगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रहेगा। और इन साइड में जो है ना प्लास्टिड्स, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में और कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, ठीक है। अब सेल इंक्लूजन जो है हम लोग प्रोकैरियोटिक में भी पढ़े थे, और यूकैरियोटिक में सेल इंक्लूजन्स भी होते हैं, जैसे स्टार्च ग्रेन्यूल्स हो गया, ग्लाइकोजेंस ग्रेन्यूल्स हो गया, फैट ड्रॉपलेट्स हो गया, एल्यूरेन ग्रेन हो गया, जो ये प्रोटीनेशियस होता है, जैसे मक्का वगैरह में रहता है ना एल्यूरेन लेयर, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड क्रिस्टल्स, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होगा, न्यूक्लियस भी जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी एम्बेडेड रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन से एनक्लोड रहेगा, और क्या क्या रखेगा उसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियाई रहेगा, क्रोमैटिन रहेगा। क्रोमैटिन में क्या रहेगा, डीएनए से बना रहेगा, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। जितना भी यूकैरियोटिक सेल्स है सब एक जैसा नहीं है। जैसे प्लांट सेल्स है उसमें कुछ डिफरेंसेस है, एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंसेस है। जैसे प्लांट सेल्स में जो है आपका सेल वाल है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स है, प्लास्टिड्स है, ये सब एनिमल सेल्स में नहीं रहेगा। और सेंट्रियोल्स वगैरह है वो प्लांट सेल्स में नहीं रहेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। ऑल यूकैरियोटिक cells are not identical. Plants and animal cells are different as the plant cells possess cell wall, plastids and a large central vacuoles which are absent in animals. ये जो सारा चीज़ है, सेल वाल्स, प्लास्टिड्स और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, ये सारा चीज़ क्या रहेगा, एनिमल में नहीं रहेगा, ये मेनली प्लांट्स में रहेगा। और एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स जो रहेगा विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में जो है क्या रहेगा, सेंट्रियोल्स रहेगा, जो करीब करीब सभी प्लांट्स में एब्सेंट रहेगा, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहा गया है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सेल और सेल को
बाहरी इन्वायरमेंट से तो बचाता ही है, बाहरी इन्वायरमेंट से सेल का कनेक्शन रखता है। चाहे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर करना है या कोई नेसेसरी मोलेक्यूल्स सेल के अंदर लेना है, इसलिए किसको लेना है किसको बाहर करना है ये सेल मेम्ब्रेन पर निर्भर करता है, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमेएबल है। जो उसकी ज़रूरत होगी उसको लेगा और जो ज़रूरत जिसका नहीं होगा वो क्या करेगा, वो बाहर कर देगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव जंतु हैं जो जीवित हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो या पैथोजेंस हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, सबको जो है सेल मेम्ब्रेन ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज इट्स अलाउ द फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेम सेल। बहुत सारा ऑर्गेनेल्स जो है वो भी क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन से ही घिरा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया से लेके जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन से है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये एक दूसरे से जो है मटेरियल या इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, अलाउ करेगा कि इधर से उधर जाए, ट्रांसमिट हो। ठीक है, एज वेल बिटवीन वन सेल एंड अनदर सेल्स, मतलब from outside world. Plasma membrane is necessary for all living organisms because it allows the flow of materials and information between different organelles of the same cells as well as between cells of another. मतलब दूसरे सेल से, अपने सेल ऑर्गेनेल्स से तो ये मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करेगा ही, एक सेल दूसरे सेल से भी आदान प्रदान करेगा। किसके जरिए, सेल मेम्ब्रेन के जरिए। मतलब दूसरा सेल मेम्ब्रेन का मतलब, दूसरा सेल का मतलब हो गया आउटसाइड सेल, मतलब दूसरे दुनिया से, बाहरी वाला दुनिया से। ठीक है, द डिटेल्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। करीब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन का जो है स्टडी आसान हो गया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब 1950s में जो है उसका खोज हुआ, उसके बाद जो है उसका डिस्कवरी जो है आसान हो गया। मीनवाइल केमिकल स्टडीज of the cell membrane, especially in the human red blood cells, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट जो लोग थे, जब डिस्कवरी हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का जो है इसका स्टडी किए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी साइंटिस्ट शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्या किए कि साइंटिस्ट जो स्टडी किए ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का, तो उससे पता चला कि रेड ब्लड सेल्स जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। और वो भी मेजर जो लिपिड्स है वो फास्फोलिपिड्स है से बना हुआ है। और क्या हुआ, ये दोनों बाई लेयर में जो है ना, ये मेजर लिपिड्स जो है वो फास्फोलिपिड्स है। ठीक है, जिसका अरेंजमेंट कैसे है, बाई लेयर है, 2 लेयर का जो है उसका बना हुआ है। ठीक है, द लिपिड मोलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक और एम्फिएटिक, दैट इज दे पोसेस बोथ पोलर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग। ठीक है, या फोबिक मतलब फोबिया, हेट, वाटर को जो हेट कर रहा है तो हेट करेगा, क्या करेगा, बाहर भगाएगा, रिपेल करेगा। तो दी लिपिड मोलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक और एम्फिएटिक, दैट इज दे पोसेस बोथ पोलर हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग एंड्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक रीजन जो है वो क्या करेगा, जो पोलर हाइड्रोफिलिक रीजन है वो बनाएगा हेड, और जो हाइड्रोफोबिक एंड्स है वो क्या करेगा, 2 टेल्स ऑफ फैटी एसिड, वो क्या करेगा, टेल बनाएगा। ठीक है, तो
The lipids are around within membrane with the polar head towards the outer side. जो polar head होगा, जो क्या होगा, वो हाइड्रोफिलिक होगा, वो आउटर साइड रहेगा, और जो हाइड्रोफोबिक टेल, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, जो नॉन पोलर है, वो इनर साइड में रहेगा। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोफिलिक टेल है, सॉरी हाइड्रोफिलिक जो हेड है, वो किधर रहेगा, उसका तो मतलब बाहर की तरफ उसका ये अरेंजमेंट रहेगा। तो वो क्या होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा जो हाइड्रोफोबिक जो इंड्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको क्या करेगा, वो बचाएगा। ठीक है, किससे बचाएगा, वाटर से बचाएगा। ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment। जो aqueous environment रहेगा उससे क्या करेगा, बचाएगा। किसको बचाएगा, जो नॉन पोलर टेल है, जो है नॉन पोलर टेल क्या है, मतलब हाइड्रोफोबिक टेल जो है, जो है नॉन पोलर टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, उसको बताएगा किससे, एक्वस इन्वायरमेंट में, मतलब पानी वाला जो मीडियम है, जो वातावरण है, उससे उसको क्या करेगा, बचाएगा। फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कंटेन कोलेस्टेरॉल। जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, मतलब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, कोलेस्टेरॉल भी होता है। ठीक है, और मेनली जो है सेल मेम्ब्रेन, इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, उसमें क्या रहेगा, लिपिड्स रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, वाटर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर। ठीक है, रेशियो जो है लिपिड और प्रोटीन का डिफरेंट सेल में डिफरेंट होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन इज डिफरेंट इन वेरियस सेल्स टाइप्स। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस भी किया गया तो उसमें क्लियरली स्पष्ट हो गया कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स में जो है ना, इरिथ्रोसाइट जो रेड ब्लड सेल्स है, उसका जो है इन्वेस्टिगेशंस हुआ, तो उसमें जो है क्या हुआ कि ये 52% प्रोटीन और 40% क्या मिला, 40% जो है मिला लिपिड्स, और सब चीज़ है, शुगर वगैरह और सब बाकी चीज़ रहेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, और इंटीग्रल और इंट्रिंसिक रहेगा, और पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक रहेगा। मतलब ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब हो गया कि मेम्ब्रेन से ईजिली जो हट जाएगा, अगर केमिकल ट्रीटमेंट जैसे साबुन वगैरह जो है अगर दिया जाए, उससे ये किया जाए, तो हटने का जो मेम्ब्रेन से हटने का जो ये रहेगा, उससे हटाने का ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है, तो उसके आधार पर जो है इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो क्या रहेगा, वो मेम्ब्रेन में जो है पार्शियली या टोटली धंसा रहेगा, तो वो तो जल्दी नहीं हटेगा। लेकिन जो पेरिफेरल है, उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहता है, वो क्या करेगा, वो तो पार्शियली है, या मतलब पार्शियली है, हल्का फुल्का उसमें लगा हुआ है, तो वो तो हट जाएगा जल्दी। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ ए मेम्ब्रेन। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो सरफेस मेम्ब्रेन के सतह पर रहेगा, वो जल्दी हट जाएगा। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो पार्शियली या टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है उसमें पार्शियली या टोटली क्या रहेगा, उसमें धंसा हुआ रहेगा, इसलिए वो क्या होगा, वो जल्दी हटेगा नहीं। ठीक है, the integral proteins that run throughout the lipid bilayer is known as tunnel proteins or trans membrane proteins। ठीक है, ये टनल प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहेंगे। जो इंटीग्रल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के जो है ना आर पार होगा, मतलब पूरा जो है मेम्ब्रेन हो गया, उसके पूरा आर पार होगा, उसको कहेंगे क्या, टनल प्रोटीन्स और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्रोटीन्स आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड्स। क्या कहा जाता है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। मतलब
लिपिड्स का तो परसेंटेज ज़्यादा होता है। बाइलेयर जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। उसमें प्रोटीन्स जो है उसके सरफेस पर लगा हुआ है, कोई धंसा हुआ है, कोई पार्शियली धंसा हुआ है, कोई पूरा धंसा हुआ है। इसलिए कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन का जो कैसा स्ट्रक्चर है उसके मॉडल दिए थे सिंगर और निकोलसन। ठीक है, 1972 में। वो मॉडल क्या था, बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, 1972 में दिए थे, वाइडली एक्सेप्टेड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा जो क्या होता है कि इस मॉडल के अनुसार क्या होता है कि जो लिपिड है वो उसका जो है कि क्विसी फ्लूइड नेचर है। क्विसी फ्लूइड नेचर का मतलब है क्या कि वो सॉलिड की तरह भी काम करेगा और लिक्विड की तरह भी काम करेगा। तो सॉलिड की तरह भी काम करेगा, सॉलिड की तरह काम करेगा तो क्या हुआ, एक कन्फाइंड स्ट्रक्चर उसका बनाएगा सेल का। और लिक्विड की तरफ क्या काम करेगा, जैसे प्रोटीन का मूवमेंट जो विशेषकर लैटरल मूवमेंट होगा उसमें मदद करेगा। इवन ये लिपिड जो है वो जो है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी करता है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है कि लिपिड का बाइलेयर जो है, एक जैसे ये छोर है एक, तो यहाँ पर ये बाइलेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिपिड है उसका मोलिक्यूल्स यहाँ चला गया, उसको कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मॉडल, मतलब ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, मतलब एक छोर से दूसरे छोर में करना, उसको कहेंगे। तो ये होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, लिपिड में लिए होता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है प्रोटीन्स जो है नहीं शो करता है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट जो होता है ना वो बहुत बड़ा और उसका साइज जो है बहुत लार्ज होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस द क्विसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enable lateral movement of proteins, lateral movements of proteins within overall bilayer, मतलब ओवरऑल बाइलेयर जो है उसमें जो है लैटरल मूवमेंट, मतलब ये बाइलेयर हो गया प्रोटीन्स का, ये पूरा ये मेम्ब्रेन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब जितना भी है उसमें प्रोटीन क्या करेगा, लैटरल मूवमेंट कर सकता है। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो लिपिड का मोलिक्यूल्स ही जा सकता है, ये प्रोटीन का मोलिक्यूल सिर्फ लैटरल मूवमेंट कर सकता है, ये फ्लिप मूवमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन का क्या हो सकता है उसका फंक्शन, द फ्लूइड नेचर, फ्लूइड नेचर इसी को क्या कहेंगे, फ्लूइड नेचर ये हो गया। तो फ्लूइड देखिए, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी इसी को कहेंगे कि उसका फ्लूइडिटी है, मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी जो है, चूँकि वो किसी फ्लूइड नेचर है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, इसलिए इसको कहेंगे फ्लूइडिटी, उसका फ्लूइडिटी इसी से डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो हो गया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स, ट्रांसवर्स डिफ्यूजन आर शोन बाय लिपिड्स, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स कैन नॉट बी शोन बाय प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के द्वारा नहीं शो किया जाएगा, ये लिपिड के द्वारा किया जाएगा क्योंकि इसका लार्ज साइज है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस, ये फ्लूइड नेचर होगा सेल मेम्ब्रेन का तो क्या होगा, सेल ग्रोथ में मदद करेगा। सेल अगर छोटा है उसमें अगर वो बढ़ रहा है तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंटरसेलुलर जंक्शंस जो है वो बनाएगा तो उसमें भी मदद करेगा। अगर रिजिड रहेगा तो वो तो कुछ भी फैल ही नहीं पाएगा, ना कोई स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर पाएगा, जैसे गैप जंक्शंस है। ठीक है, सिक्रीशंस में क्या होगा, जैसे मेम्ब्रेन इन फोल्ड्स आर यूड, ये सिक्रीशंस में सिक्रीटरी या एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, थ्रोन आउट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा जो है ये सिक्रीशन से लेके और सारा चीज़ क्या होता है
सेल के बाहर फेंका जाता है, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। क्यों? उसका जो इनफोल्ड है, जैसे ये सेल हुआ, ठीक है, कैसे अमीबा करता है, यहाँ कोई चीज़ इन्वॉल्व कर लिया, उसको अंदर ले लिया, ठीक है, तो ये कहेंगे इंडोसाइटोसिस। मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स आर यूज्ड फॉर द बल्क इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इंडोसाइटोसिस। ये सीधे यहाँ से लिया और फिर अंदर चला गया, उसको जो है अंदर ले लिया सेल के, ठीक है, तो इसको कहेंगे इंडोसाइटोसिस। और सेल डिवीजन में भी मदद करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स, उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और काम क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो गया, इसमें इंफॉर्मेशन हो गया या मटेरियल्स होगा, उसका क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल या बाहरी साइटोप्लाज्म में वो क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स जो है वह भी एक बहुत जो है महत्वपूर्ण उसका फंक्शन है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मोलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ इट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, चाहे वो सेल के बाहर रहे या अंदर रहे, किसी भी सब्सटेंस के लिए वो सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। मतलब किसी को वो जाने देगा, किसी को आने देगा, ठीक है, सबको नहीं जाने आने देगा, जिसका ज़रूरत होगा उसके अनुसार ये काम करेगा, ठीक है। पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अकर्स बाय वेरियस मेथड। बहुत सारा मेथड है ट्रांसपोर्ट का। इसमें जो है कि आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में जो है ना पैसिव और एक्टिव का ही जिक्र है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है ना मेनली ये लिपिड मैट्रिक्स ऑफ मेम्ब्रेन और विद द हेल्प ऑफ चैनल के द्वारा होगा। दो मेथड से होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार जो है मॉलिक्यूल्स जो लिपिड मैट्रिक्स में जो मेम्ब्रेन जो बना है मेनली लिपिड से बना हुआ है या चैनल के द्वारा जो है वो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि बहुत सारा जो मोलिक्यूल्स है जो लिपिड सोलुबल है वो क्या करेगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन बाहर है तो वो क्या करेगा, अंदर कम कंसंट्रेशन है या सेल के अंदर ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर जो है कम कंसंट्रेशन है, तो वो क्या करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा जो है मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन से अगर कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी का उसमें एनर्जी खपत नहीं होगा, एटीपी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो यही पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मेनी मोलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे न्यूट्रल सॉलिड हो गया या फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है वो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration। क्या होगा, जैसे न्यूट्रल सॉलिड या फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन के क्रॉस करेगा, किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो उसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू मूव करेगा, ठीक है। वाटर भी जो है मूव कर सकता है, ठीक है। वाटर में मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसमें ये भी क्या करेगा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा मूव करेगा। तो ये चूँकि डिफ्यूजन जो है ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन ये क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के को पार करके जो है कि जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे ओस्मोसिस, ठीक है। पोलर मोलिक्यूल्स कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, they require a carrier protein of membrane to facilitate their transport across the membrane, ठीक है। जो पोलर मोलिक्यूल्स है जो है नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं करेगा, उसके लिए जो है कैरियर प्रोटीन चाहिए, ठीक है। कैरियर प्रोटीन चाहिए उसको क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब उसको उसमें सहयोग करने के लिए कि वो भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, ठीक है।
फर्स्ट था पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है जस्ट उसके उल्टा है, उसमें जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में जो है मूवमेंट हो रहा था, और इसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके विरुद्ध में जाएगा, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा तो जाहिर है कि मेहनत करना पड़ेगा, तो कहाँ से आएगा, वो एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, एटीपी के फॉर्म में देंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इसमें एटीपी डिपेंडेंट जो है प्रोसेस होगा, ठीक है। इसका जो है सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जांपल होता है। देखिए, इट इज अपहिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। अपहिल मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स मतलब अपहिल्स का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अपहिल मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स में क्या हो गया, आयंस और मोलिक्यूल्स दोनों हो गया। अक्रॉस द अगेंस्ट देयर concentration gradients from lower to higher concentration, ठीक है। such transport is energy dependent, ये क्या होगा, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगा, जिसमें क्या होगा, एटीपी खर्च होगा। इसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जांपल हो गया सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। such transport is energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport, ठीक है। अब सेल वाल पढ़ते हैं। सेल वाल जो है कि जो सेल का जो डिस्कवरी हुआ उसमें वो क्या हुआ, सेल वाल ही देखे थे रॉबर्ट हुक, जो क्वार्क सेल में देखे थे। वो जनरली लिटरली जो था उस क्वार्क सेल क्या है, प्लांट का एक सेल है जो डेड सेल होता है। तो डेड सेल में क्या दिखेगा, सबसे प्लांट सेल में तो उसको तो सेल वाल से ही आउटर मोस्ट उसका लेयर होगा ना। तो सेल वाल को सबसे पहले कौन देखे थे, हुक साहब, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में देखे थे, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है और कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब प्राइमरी जो सेल है जैसे लीव्स वगैरह का हो गया, ठीक है, उसमें भी तो वो भी तो प्लांट सेल है। तो उसका जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और ग्रोथ में भी कैपेबल होगा। लेकिन सेकेंडरी जब वाल बन जाता है ना, तो उसको क्या कर देता है, डेड सेल वो हो जाता है। इसलिए डेड सेल हो जाता है कि प्राइमरी सेल जो है ना वो तो बहुत पतला रहता है, प्रेशर के कारण वो क्या होता है, डेड हो जाता है। इसलिए सेल वाल को कहा जाता है कि डेड सेल है, ठीक है। इट इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वाल फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, अलगी एंड प्लांट्स। ये क्या होगा, सेल वाल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऊपर होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसको कवर करेगा, सेल को। तो सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये कवरिंग होगा, किस में होगा, ये बैक्टीरिया तो मतलब प्रोकैरियोट्स हो गया, लेकिन उसमें भी सेल वाल होगा। तो बैक्टीरिया होगा, फंगाई, अलगी एंड प्लांट्स के में जो है ना क्या होगा, सेल वाल होगा, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाल जो है ना वो वैरी करेगा। प्लांट्स का कुछ अलग होगा, अलगी का अलग होगा, फंगाई का अलग होगा, बैक्टीरिया का अलग होगा, ठीक है। तो ये देखिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाल वैरीज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे अलग अलग सेल वाल होगा, जो अलगी का सेल होगा उसमें क्या होगा, वो बना होगा सेलुलोज से, गैलेक्टेन से, मैनन से और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। और फंगल सेल्स जो होगा वो तो मेनली काइटिन से बना रहता है। वो उसका पॉलीमर रहता है नाग का, नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोमाइड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, ठीक है। इसका यूनिट्स रहेगा। बहुत सारा नाग जो है मिल के काइटिन का निर्माण करेगा, ठीक है। तो वैसे बनेगा फंगल सेल वाल। अब बैक्टीरियल सेल वाल तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, उसी को म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड कहा जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वाल के हम लोग बारे में पढ़े थे, उस पेप्टाइडोग्लाइकन से बना रहता है, उसी को म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड कहा जाता है। और प्लांट सेल वाल जो है किस चीज़ से बना रहेगा,
ये बना रहेगा सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, पेक्टिन से और प्रोटीन से, लेकिन मेनली बना रहेगा किससे? सेलुलोज से बना रहेगा। द प्लांट सेल वाज मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये दो रीजन मेनली रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो होता है ना, वो सबसे पहले जो है कि वो जो फॉर्म्ड होगा तो वो मेनली जो है कि मिडिल लैमेला के इनर साइड में होगा। प्राइमरी सेल वॉल इज फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल ऑफ सेल वॉल विच इज प्रोड्यूस्ड इनर ऑफ द मिडिल लैमेला। जैसे दो सेल है मान लीजिए प्लांट सेल है ना, ये बीच का जो चीज़ है ये होता है क्या? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला तो यहाँ पर जो फॉर्म करेगा वो क्या होगा? वो सेल वॉल होगा, ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल इज द प्राइमरी वॉल विच इज कैपेबल ऑफ ग्रो। जैसे लीव्स हो गया, फ्रूट्स सेल्स हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, पीथ हो गया, ये सारा चीज़ जो है क्या हो गया? प्राइमरी सेल वॉल हो गया, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी सेल वॉल जो ग्रोथ करेगा वो ग्रो करेगा, ये जो है एडिशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द एग्जिस्टिंग सेल्स होगा। इसको कहते हैं इंटूसुसेप्शन, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल ग्रो करेगा इंटूसुसेप्शन, एडिशन ऑफ मटेरियल विद इन द एग्जिस्टिंग वॉल। पहले से जो वॉल है उस पर जमा होते जाएगा, ठीक है। सेल्स हु पोसेस ओनली प्राइमरी सेल वॉल जो है सिर्फ पोसेस करेगा, वो फ्रूट सेल्स हो गया, लीफ सेल्स हो गया, सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स एंड पीथ हो गया। और पारेन्काइमेटस सेल्स जो होगा, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगा, जो ग्रो कर रहा है, जैसे रूट सेल्स होता है, ठीक है। वो सारा चीज़ जो है पारेन्काइमेटस सेल जो हो गया, जो जैसे न्यूली फॉर्म्ड प्लांट सेल्स को पारेन्काइमेटस सेल्स कहेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होगा वो डिवाइडिंग सेल्स हो गया। ये सारा चीज़ में जो सेल्स में जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ प्राइमरी सेल्स होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मैच्योर जो है, जो मैच्योर हो गया, जैसे सेल मैच्योर्ड हो गया, उसमें जो है ना सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल होगा। यही जो है सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना, उसमें सिवेरिन वगैरह ये सारा चीज़ डिपॉजिट होकर जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। इन सम मैच्योर सेल्स सेकेंडरी वॉल इज लेड इनर टू द प्राइमरी वॉल। इसको कहेंगे एक्रीशन। एक्रीशन मतलब डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ओवर द सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके ऊपर जो है ये डिपॉजिट होगा, उसका टर्म है एक्रीशन। जैसे ट्रैकिड्स हो गया, फाइबर्स हो गया, वेसल्स एलिमेंट्स हो गया, ये सब हो गया क्या? ये सेकेंडरी वॉल इसमें रहेगा, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल में भी डिपॉजिटेड इन दी वॉल, जैसे लिग्निन वगैरह हो गया, सुबेरिन हो गया, प्यूटिन हो गया, सिलिका हो गया, ये सब जो है ना सारा चीज़ सेकेंडरी वॉल पर डिपॉजिट होगा। वो सेल वॉल को बहुत हार्ड बना देगा, ठीक है। मिडिल लैमेला जो होता है वो सीमेंटिंग स्ट्रक्चर से दो सेल को क्या करेगा? जोड़ेगा, ठीक है। ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से मेनली बना रहता है। वो क्या करेगा? जो भी सेल्स रहेगा आसपास उसको क्या करेगा? जोड़ेगा, ठीक है। तो इट इज थीन एमॉर्फस एंड सीमेंटिंग लेयर। कैसा रहता है? थीन रहता है, एमॉर्फस एंड सीमेंटिंग लेयर ऑफ बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। थीन सीमेंटिंग लेयर है, पतला रहेगा, और एमॉर्फस रहेगा। दो सेल्स को क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। मिडिल लैमेला इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लू डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। वो क्या करेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना रहेगा, और क्या करेगा?
आसपास का जो सेल्स रहेगा उसको क्या करेगा, जोड़ देगा, ठीक है, पकड़ के रखेगा। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। सेल वॉल और मिडिल लैमेला जो है उससे जो पास करेगा प्लाज्मोडेस्माटा, वो क्या करेगा, दो सेल्स को, जो पास का जो सेल्स रहेगा उसको क्या कहेगा, उसके साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है उसको कहेंगे क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्या कहेगा, कनेक्ट करेगा। अब है कि जो फ्रूट जो है पक जाता है, जिसको राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो पेक्टेट कंपाउंड्स है उसको क्या करेगा, सोल्यूबलाइज कर देता है। जब उसको सोल्यूबलाइज कर देता है तो क्या जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। द सॉफ्टेनिंग ऑफ राइप फ्रूट्स कॉल्ड बाय पार्शियली सोल्यूबलाइजेशन ऑफ पेक्टेट कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस जेली लाइक मटेरियल्स। देखते हैं पुलपुला टाइप का हो जाता है। आम कच्चा रहता है तो कितना जो है कि कठोर रहता है, और वही जब पक जाता है तो दाबिएगा तो क्या होगा, पूरा एकदम लूज हो जाएगा। तो लूज क्यों हो जाता है, वो जो पेक्टेट है उसको सोल्यूबलाइज कर दिया, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब फंक्शनिंग ऑफ सेल वॉल का क्या फंक्शंस होगा, फर्स्ट तो क्या करेगा, सेल को जो है शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या करेगा, ये मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, बाहरी धक्का लगेगा तो उसको बचाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, इन्फेक्शन से भी बचाएगा, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह इन्फेक्शंस होगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सेल वॉल पर रहेगा। सेल वॉल क्या है, बहुत कड़ा आवरण है, इसलिए कि सेल को डैमेज नहीं कर पाएगा। इट इज ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शंस, provides barrier to undesirable macromolecules। जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स है उसको नहीं घुसने देगा। तो ऐसे क्या करेगा, सेल टू सेल इंटरेक्शंस भी कर रहा है वो, ठीक है। सेल वॉल अलाउज मटेरियल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल वॉल जो क्या होगा कि जो सेल में जाने वाला मटेरियल्स है, जो भी आयंस है, मोलेक्यूल्स है, उसको जाने देगा और सेल के आवश्यकता के अनुसार, और उधर से आने भी देगा और बाहर उसको ले जाने में भी मदद करेगा, ठीक है। और पीट्स है, पीट्स जो है क्या होता है कि सेकेंडरी जो वाल होता है वो यूनिफॉर्म जो है उस थिकनिंग नहीं होता है, बीच बीच में क्या होगा कि उसमें थिकनिंग कम हो जाएगा तो या नहीं रहेगा, तो वो जो है पेयर में अनथिकन्ड एरिया होता है। जैसे थिक है चारों, ये दोनों तरफ थिक है, यहाँ पर इतना 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 थिक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो है इस एरिया में क्या होगा, अनथिकन्ड रहेगा। तो वो क्या करेगा, पीट्स का निर्माण कर देगा। देखिए, इन द सेकेंडरी वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स पीट्स आर अनथिकन्ड एरिया, ठीक है। दे अपीयर एज डिप्रेशन, गड्ढा की तरह जो है कि ये शो करेगा। पीट्स ऑकर इन पेयर्स, जनरली जो है जोड़ा में रहेगा, इधर भी डिप्रेशन रहेगा तो इधर भी डिप्रेशन रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एडजेसेंट सेल्स दोनों, ये एक सेल हो गया मान लीजिए, ये एक सेल हो गया, तो ऐसे जो है पीट का निर्माण करेगा। ये दो तरह का मेनली होता है, सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट। सिंपल पिट्स में जो है उसका कैविटी जो है यूनिफॉर्म होगा, और बॉर्डर वाला में जो होगा वो जो है कि फ्लाश केप्ट हो जाएगा। पिट्स का जो मेम्ब्रेन होगा ये परमिएबल, ये जो घिरा रहेगा वो जो भी रहेगा ना वो परमिएबल रहेगा, और जिससे जो है कि दो एडजेसेंट सेल्स में जो है मटेरियल्स जो है वो जाएगा, बढ़िया से जाएगा। रैपिड ट्रांसलोकेशन, पीट्स हेल्प इन रैपिड ट्रांसलोकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट। पीट से भी जो है दोनों सेल्स के बीच जो है रैपिड ट्रांसलोकेशन होगा, मटेरियल जो है आदान प्रदान होगा। और प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा जो है कहाँ रहेगा, ये पीट्स के अंदर रहेगा,
और इसके थ्रू जो है क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होगा। तो प्लाज्मोडेजमाटा फॉर्म सिम्प्लास्टिक सिस्टम बिटवीन टू सेल्स। ये क्या बनाएगा, सिम्प्लास्टिक सिस्टम, मतलब सेल टू सेल जो है इंटरेक्शंस जो है सिम्प्लास्टिक सिस्टम बना देगा प्लाज्मोडेजमाटा। प्लाज्मोडेजमाटा किससे लेयरिंग रहेगा, ये प्लाज्मोडेजमाटा जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है कि लेयर उसमें रहेगा। ठीक है, जैसे ये 2 सेल है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडेजमाटा हो गया, तो ये जो लाइनिंग होगा ये सेल मेम्ब्रेन से, ये सारा जो लाइनिंग होगा वो क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा। ये जो लाइनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा। ठीक है, ये प्लाज्मोडेजमाटा का जो है सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा। ठीक है, इट इंक्लूजेस ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ ईयर कॉल्ड डेस्मोटिब्यूल्स। ये मेनली जो है ना डेस्मोटिब्यूल्स उसको कहेंगे। ट्यूबुलर एक्सटेंशन, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल जो है इसके अंदर डिसेंट कर जाएगा, उसको कहेंगे डेस्मोटिब्यूल्स। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना मेनली प्लाज्मोडेजमाटा को कौन बनाएगा, उसको बनाने में मदद करेगा कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, गुड बाय।